नमस्कार साथियों क्लास 11th केमिस्ट्री में अभी हम पढ़ रहे हैं प्रश्न बैंक के क्वेश्चन के बारे में। हमने यूनिट 3 के सारे जो हैं क्वेश्चन प्रश्न बैंक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके अलावा सभी यूनिट के जो है MCQs हैं वो करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट वाइज, वापस ले रहे हैं। यूनिट 3 अपनी पूरी है। आज हमने लिया है चैप्टर 12, अध्याय 12 लिया है और कार्बनिक रसायन, ये जो है 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें हमने पहले डिस्कशन कर ली है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट की दे दूंगा और उसमें हमने सारे क्वेश्चन ये देख लिए पहले। इनके बारे में सारी डिस्कशन पहले हो चुकी है। इन क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया है और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके बारे में भी पहले बात हो चुकी है। इनके साथ इन सभी के बारे में पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो इसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है इन क्वेश्चन को सारे के आंसर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, इनके आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूँगा, है ना। अब बात करें अपन जो ये जो क्वेश्चन हैं, ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये वाले, इनके बारे में आज बात करेंगे कि श्रृंखला व स्थिति समवायता को एक उदाहरण से समझाइए। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं इसे बताइए। अनुनाद प्रभाव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसे कहते हैं। क्रियात्मक व मध्यावयता समवायता उदाहरण से समझाइए। नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं, इनको समझाइए। तो आज जो है इनके बारे में डिस्कस करते हैं और ये वाले जो क्वेश्चन हैं इन सभी को आप जो है इसमें प्लेलिस्ट में से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 12 और 13 के MCQs और इनको मैंने साथ में बता रखा है। चलो शुरुआत करें। सबसे पहले श्रृंखला व स्थिति समवायता क्या होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, श्रृंखला व स्थिति समवायता क्या होती है। इन सभी के बारे में पढ़ चुके अपन पहले। श्रृंखला समवायता, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, श्रृंखला समवायता किसे कहते हैं। श्रृंखला समवायता किसे कहते हैं। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये लिखा है C4H10। C4H10, ये जो इस अणुभार वाला जो ये मॉलिक्यूल है, इस अणुभार के दो समवायवी मिल सकते हैं आपको। एक तो ये मिलेगा CH3, CH2, CH2 और CH3। एक ये मिल रहा है अपने को CH3, CH, CH3 और ये CH3। कहने का मतलब ये है कि ये दो दोस्त हैं, शक्लें दोनों की अलग अलग हैं लेकिन दोनों का वजन बराबर है। दोनों की शक्लें अलग अलग हैं लेकिन दोनों का वजन बराबर है। कुल मिला के समवायता में क्या होता है कि जो भी यौगिक रहते हैं उनके जो है क्या रहते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता होती हैं लेकिन उनके अणुभार क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वो आपस में क्या हो गए, समवायवी हो गए। तो ये दोनों आपस में क्या है, समवायवी। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा N-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-मेथिल-प्रोपेन। क्या नाम होगा बेटा, 2-मेथिल-प्रोपेन इसका नाम होगा। अब मेरी बात सुनना, ये दोनों क्या है, समवायवी। और ये समवायता कौन सा टाइप है, श्रृंखला समवायता का टाइप से। श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता में क्या होता है कि कार्बन की श्रृंखला में अंतर आ जाता है। इसमें कार्बन की श्रृंखला में 4 कार्बन दे रखे हैं, यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 3 कार्बन दे रखे हैं। ये दोनों क्या है, आपस में समवायवी क्यों है। इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की 10 है, और इसमें भी कार्बन की 4 और हाइड्रोजन की 10 है। मेरी बात को ध्यान सुनना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। तो इस प्रकार की समवायता में कार्बन की श्रृंखला अलग अलग प्रकार से होती है। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। अर्थात कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला के रूप में और शाखित श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं। एग्जाम्पल अपनों ने लिया इसका C4H10 का, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन है और एक इसको क्या कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन या 2-मेथिल-प्रोपेन कह सकते हो। मेरे हिसाब से आपको श्रृंखला समवायता पूरी तरह से क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सभी कुछ हल करेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने स्थिति समवायता। अब स्थिति समवायता में क्या हो रहा है बेटा कि कार्बन की श्रृंखला जो थी अपनों ने यहाँ पर, जैसे ये एग्जाम्पल लिया अपने स्थिति समवायता के लिए, क्या लिया, C3H7Cl, ये स्थिति समवायता के लिए एग्जाम्पल लिया। अगर ये देखें CH3, CH2, CH2, Cl, एक तो समवायवी ये हो जाएगा और एक समायवी हो जाएगा CH3
CH और ये CH3। अब आप इनमें गिन लीजिए, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 और 1 7, 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इसमें भी आप देखेंगे 3 कार्बन है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, समावेवी हो गए। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल क्लोराइड, है ना, और उसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। या IUPAC नामकरण कह रहे हैं इसका, तो 1 2 3 तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरोप्रोपेन IUPAC पद्धति में। और बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दे रखा है C3H7OH, तो ये C3H7OH, इसमें देखिएगा आप दो समायोवी, एक ये समायोवी हो गया और एक ये समायोवी हो गया। अगर डायरेक्ट अपन ऐसे करें C3H7OH को तो प्रोपिल एल्कोहल कह सकते हैं, लेकिन इस रूप में होगा तो प्रोपिल एल्कोहल कहेंगे। अगर इस रूप में होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। नाम ही अलग अलग हो रहा है, ये आपस में क्या है बेटा, समायोवी। क्या कहेंगे इनको, आपस में समायोवी। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हो गई स्थिति समायोता। स्थिति समायोता में क्या डेफिनेशन लिखोगे कि इस समायोता में क्रियात्मक समूह अलग अलग कार्बन पर जुड़े रहते हैं। जैसे ये क्रियात्मक समूह क्लोरीन है, इसमें तो पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा है। क्या कहेंगे इसको, स्थिति समायोता। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहेंगे, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बात चल रही है, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। तो क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन श्रृंखला ली अपनों ने, CH3 CH2 CH2 CH2, ओके, और ये लिखा अपनों ने Cl। यहाँ पर ये एक तरह से कार्बन है, दूसरा का इधर से गिनेंगे। चलो, क्लोरीन के बाद में ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से भिन्न विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला समूह कार्बन श्रृंखला से जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया अपनों ने, तो होगा क्या बेटा जी कि यहाँ पर जो ये साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी है, ये वाली जो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी है, ये वाली जोड़ी क्या करेगी, ये वाली साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी इधर की ओर विस्थापित हो जाएगी। क्लोरीन की पार्टनरशिप क्लोरीन के हिस्से में ज़्यादा रहेगी या क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगी। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण। तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी किधर की ओर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। फिर ये कार्बन इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये प्रेरणिक प्रभाव जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, कहाँ तक रन कर रहा है, यहाँ तक, चौथे कार्बन तक थोड़ा असर रहता है। ठीक है, आंशिक मतलब पार्शियली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के असर वहाँ पे हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ, साझे की इलेक्ट्रॉन जुड़ी वहाँ यहाँ गई, लेकिन इसका असर कहाँ तक हुआ, इस कार्बन तक हो गया इसका असर थोड़ा। इसका असर कि भैया इसने छीन लिया तो इसको पता चला, है ना, इसको फिर थोड़ा सा असर इस पर पड़ा, थोड़ा सा असर इस पर पड़ा, थोड़ा सा असर इस पर पड़ा। यहाँ तक जाते जाते तो क्या है, असर कम हो गया। आगे तक जाते जाते प्रेरणिक प्रभाव क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ये कहते हैं। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, बात करते हैं। किसी अणु में किसी सहसंयोजक बंध से सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़ा का अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित होने को क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। जैसे CH3Cl में कार्बन क्लोरीन बंध का सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म किधर की ओर जाएगा, क्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है।
ये क्लोरीन परमाणु की ओर क्या हो गया, विस्थापित हो गया है। प्रेरणिक प्रभाव स्थायी इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव है जो सहसंयोजक बंध की ध्रुवता के कारण उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रेरणिक प्रभाव का उद्गम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से होता है, किंतु इसका विस्तार है ना यहाँ से हुआ। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है ये, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से होता है, किंतु इसका विस्तार संपूर्ण कार्बन श्रृंखला में होता है तथा ध्रुवीय बंध से दूर बढ़ने के साथ साथ, आगे बढ़ने के साथ साथ इसका इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना। ये बहुत कम हो गया यहाँ पर जाते जाते इफेक्ट। इसलिए इस प्रभाव को क्या कहते हैं, संप्रेषण प्रभाव भी कहते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव को एक छोटी रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं जिसके बीच में है ना तीर का चिन्ह, किसके, इस एरो के, इसकी लाइन के बीच में एरो का चिन्ह होता है। यह तीर अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं की ओर दृष्टि रहता है, मतलब कार्बन और क्लोरीन किधर की ओर, ये कौन सी दिशा बता रहा है कि ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये बता रखा है, यही ब्यूटिल क्लोराइड एग्जाम्पल ले रखा है। प्रेरणिक प्रभाव में कमी तीरों की संख्या में कमी तथा बढ़ते हुए डेल चिन्हों द्वारा व्यक्त होती है। जैसे जैसे डेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव में क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। आगे बात करें, अब ये जो प्रेरणिक प्रभाव है दो प्रकार का होता है, एक तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और एक होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ये वाले जो समूह हैं, ये वाले कौन सा इफेक्ट डालते हैं, ऋणात्मक। मतलब अगर कार्बन चेन में ये जुड़े हुए तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचेंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को खींचेंगे, तो क्या होगा, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। जिन परमाणुओं और समूहों की इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है उनका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या आकर्षण प्रेरणिक प्रभाव होता है, उसे -I इफेक्ट कहते हैं। अर्थात यदि कार्बन श्रृंखला के अंत में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हो तो -I प्रभाव होता है, समझना। कुछ परमाणु या समूह घटते हुए क्रम में ये दे रखे हैं, इनका -I प्रभाव है, तो जैसे -I प्रभाव सबसे ज़्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस टाइप से होता है -I इफेक्ट। अब बात करें देखो +I इफेक्ट। देखो -I इफेक्ट में ये देखो -I इफेक्ट डाल रहा, कार्बन की श्रृंखला में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो गया, -I इफेक्ट हो गया। अब कार्बन से ये वाला जो है, कार्बन से जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, तो एरो इधर आ गया तो कौन सा इफेक्ट हो गया, +I हो गया, +I इफेक्ट हो जाएगा। देखो +I इफेक्ट, जिन परमाणुओं और समूहों की इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करने की क्षमता अधिक होती है, वो क्या डालते हैं भैया, +I इफेक्ट डालते हैं। इनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, अर्थात यदि कार्बन श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो तो +I प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं, जैसे कि CH3 थ्राइस C सबसे ज़्यादा होता है इसका +I इफेक्ट, फिर CH3 ट्वाइस CH, फिर CH3 CH2, फिर CH3, और हाइड्रोजन का तो I प्रभाव कौन सा भी I प्रभाव नहीं होता, ना तो प्लस होता माइनस कुछ नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है। संक्षेप में उस समूह या परमाणु का जो हाइड्रोजन से अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, और जो हाइड्रोजन से कम प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है धन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो साथियों अभी क्या है, अपने को फास्टली सारी चीज़ें अपने को रीड करनी है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक पे एक एक दिन लगता है, लेकिन अपने थोड़ा कवर करना है, समय कवर करना है, सारी चीज़ें पढ़ना है। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाइएगा, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको एक के बाद एक सारे यूनिट के सभी वीडियो तभी मिलेंगे जब आप जो हैं जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे, उसी के आधार पर अगला वीडियो आएगा आपके पास। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। मतलब मेरे को मोटिवेशन कब मिलेगा, कब हेल्प होगी, जब ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी कि सर हमें और वीडियो चाहिए, सारे आंसर चाहिए, सारी क्वेश्चन बैंक हल करवा दीजिए, ऐसे कमेंट्स आएंगे तब जाके अगला वीडियो मिल पाएगा। ठीक है, नहीं तो आराम से मिलेगा, नहीं तो 12 तारीख आ ही रही है, एग्ज़ाम आ ही रही है आपकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कोशिश कीजिएगा पढ़ाई करने की, और शेयर भी कीजिएगा करने की, ये भी कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक हिंदी में चाहो तो आप इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक कहो तो भी बात एक ही है, या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहो तो भी अपना ही राज चल रहा है, दोनों कंडीशन एक ही बात है। ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की बात करें तो उनके सभी के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। जैसे H+ है, H3O+ हुआ, R+ हुआ, NO2+ हुआ, CH3+ हुआ, ये CH3+ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं। इसके अलावा
लुईस अम्ल क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की करते हैं। तो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, चाहे उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो उदासीन स्पीशीज हो, उदासीन स्पीशीज है तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करें। समझने में थोड़ी कोशिश कीजिएगा। तो वो सभी क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। लुईस अम्ल और पॉजिटिव चार्ज जो भी है उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाले, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ पर जाएगा, इनके पास जाके सेटिस्फाई होगा, या फिर लुईस अम्ल के पास जाके सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अभी जो न्यूक्लियोफाइल रहते हैं नाभिक नहीं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव कहाँ पर जाता है, पॉजिटिव पे जाता है। किसके पास जाता है, पॉजिटिव। जो जहाँ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज रहती है वहाँ पर जाके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो नाभिक नहीं, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में। तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, वो क्या होते हैं, नाभिक नहीं। और इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। वो किसके प्रति सिंपैथी रखते हैं, किसके प्रति सिंपैथी रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो। अब पढ़ लेते हैं इसको। ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है। क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती हैं। ये वे अभिकर्मक होती है जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती हैं, या जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये प्रायः क्या होते हैं, धनावेशित आयन होते हैं। जो भी धनावेशित आयन है सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। किंतु कुछ इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक उदासीन भी होते हैं, जैसे AlCl3, BF3, FeCl3 उदासीन भी होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक न्यून परमाणु होते हैं, जैसे AlCl3, BF3 आदि। कुछ इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक ये दे रखे हैं, आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े जल्दी से। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन इतना ढंग से क्लियर आपको जो है कोई यूट्यूब पर शायद ही इतना फ्री में पढ़ा रहा होगा जितनी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। चलो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए आप, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के ऊपर जो भी माइनस चार्ज स्पीसीज है उनको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इसके अलावा लुईस चार जैसे जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है देने के लिए, है ना, देने के लिए रहता है, उनको क्या कहते हैं, उनको भी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एथिल अल्कोहल में है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अमोनिया के पास हैं, तो ये क्या है, इनको क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो ये वे अभिकर्मक होते हैं जो धनावेश के प्रति, किसके प्रति बंधुता रखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक धनावेश के प्रति बंधुता अधिक होती है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहलाते हैं। अथवा जो इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ये अभिकर्मक उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इनके पास इलेक्ट्रॉन है, देंगे किसको, जिसको जरूरत है उसको देंगे। ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो या जहाँ पर जिसके पास ऑर्बिटल खाली हो उनको देंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, RO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट लो। एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपका टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके पास क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता किसे कहते हैं। क्रियात्मक समावयवता मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और मध्यावयवता समावयवता क्या होती हैं। बात करें, जैसे अपनों ने ये एग्जांपल लिया, क्या लिया अपनों ने, C2H6O। मेरी बात को सुनना आराम से, C2H6O। इसके जो एक तो ये लिखा अपनों ने CH3OCH3, क्या नाम है इसका, डाइमेथिल ईथर है। एक लिया अपनों ने CH3CH2OH, एक लिया अपनों ने एथिल अल्कोहल लिया। अब इन दोनों में आप देखोगे तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मतलब ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में क्या है, समावयवी हो गए, क्योंकि दोनों का सेम कंडीशन यही होगा, अणुसूत्र यही होगा। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन जाएगा दोनों का, लेकिन दोनों की संरचना में डिफरेंस आ रहा है। ये संरचनात्मक समावयवी हो गए एक तरह से, संरचनात्मक समावयवता की टाइप्स में ही है क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्रियात्मक अलग अलग क्रियात्मक समूह हो गए। तो इस प्रकार की समावयवता में भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा दिख रहा है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है OH और यहाँ पर दिख रहा है O। तो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण प्रदर्शित होती है, क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे C2H6O में ये तो यहाँ पर ईथर है ये, और ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। भिन्न भिन्न क्रियात्मक समावयवता। क्लियर है, अगर आपका बेस क्लियर होगा तो बहुत अच्छा मजा आएगा। बड़ी
दिक्कत है 11th वाले बच्चों के साथ में, जो बेचारे 10th पास हो गए उसके बाद में लॉकडाउन लगा रहा, कैसे एडमिशन लिया होगा, साइंस कैसे ली होगी बच्चों ने, फिर पढ़ाई उस टाइप से हो नहीं पाई, तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी। मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इस बार 11th वाले बच्चे जो 12th में एडमिशन लेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, है ना, धीरे धीरे सब समझ लेंगे, शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कर लेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करें मध्यावयता। तो इस प्रकार की समावयवता एक ही सजाति की श्रेणी के सदस्यों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एक ही सजाति की श्रेणी के सदस्यों में पाई जाती है, द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार की समावयवता में क्रियात्मक समूह तो एक ही होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह से एल्किल समूह जो रहते हैं ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े रहते हैं। कैसे? जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं, C2H5 OC2H5, और आपके एक एग्जाम्पल लिया है CH3OC3H7। अब इनमें आप काउंट करोगे तो कार्बन कितने? 2 और 2 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 5 और 5 10, हाइड्रोजन 10 और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप इसमें भी देखोगे तो यही कंडीशन मिलेगी। कार्बन कितने? 3 और 1 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 7 10 है, और 1 ऑक्सीजन है। अब इसमें दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्रियात्मक समूह सेम है, लेकिन दोनों से एल्किल समूह अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं। एल्किल समूह, इसमें दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एक तरफ मेथिल और एक तरफ प्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नाम? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और बेटा जी इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। तो दोनों अलग अलग हो गए, मेथिल प्रोपिल ईथर और डाई एथिल ईथर। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ में और मज़े से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। कोशिश करूँगा कि आपकी जो है 31 तारीख 31 से पहले आपका जो सारी यूनिट के आपके पास क्वेश्चन बैंक आ जाए, है ना। और आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप है उसमें फैला दीजिए। ओके, आपके पास जितने भी ग्रुप है ना उन सभी ग्रुप में इसको फैला दीजिए। देखिए एग्जाम्पल दे रखा जो मैंने लिखा था वही, किसका एग्जाम्पल है ये? मध्यावयवता समावयवता का। C4H10O, एक तो मेथिल प्रोपिल ईथर और एक डाई एथिल ईथर बन रहा है। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव मतलब आपकी क्लास में सर आए, किताब लेके बैठ गए, सर गए वापस किताब रख दी, सर आए किताब उठा ली, वापस सर गए वापस किताब रख दी, यही है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। मतलब ये है जैसे अभिकर्मक आपके टीचर हो गए क्लास के, अभिकर्मक क्या हो गए? भैया तुम्हारी क्लास के टीचर हो गए। जय हो, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा शुरुआत करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O है ना, ये C डबल बॉन्ड है। जैसे अभिकर्मक हैं, अभिकर्मक साहब आए, अभिकर्मक मतलब सर आए आपके अभिकर्मक, तो अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या होगा? एक तो आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो और एक किसी के दबाव में आके पढ़ रहे हो। तो अभिकर्मक की उपस्थिति में ये वाला जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इधर चला जाए तो ये हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और ये वाला 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो यहाँ रह गया और एक बॉन्ड नेगेटिव के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर सर वापस गए, सर आए, तो ये जो है बॉन्ड यहाँ पर आ गया, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया। और जैसे ही गए कि वापस क्या हो गया? वापस वही स्थिति आ गई, अभिकर्मक हटाने पर वापस वही स्थिति आ गई। तो ये भैया क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, कोई भी रिएजेंट होगा उसी की उपस्थिति में बहुबंध द्वारा आबंधित 2 परमाणुओं में से किसी एक पर सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है, एक तो +E और एक -E। एक तो +E प्रभाव और एक कौन सा होता है? -E प्रभाव, +E और -P। यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, है ना, यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जिस पर अभिकर्मक जुड़ता है। मतलब ये जो पाई, यहाँ पर समझा देता हूँ आपको मैं, जैसे कि ये लिया आपने, सिंपल वे में समझना, C डबल बॉन्ड ये लिखा आपने C डबल बॉन्ड ये लिखा C। ओके, क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है, तो क्या होगा बेटा कि इस C के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब यदि आपके जो कोई भी यहाँ पर जो है अभिकर्मक कहाँ पर जुड़ रहा है, अभिकर्मक है ना, जिस पर अभिकर्मक जुड़ता है, अगर यहाँ पर जुड़ेगा अभिकर्मक, कहाँ पे जुड़ेगा, अभिकर्मक यहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा स्थानांतरित हो रहा है, तो उसको क्या कहूँगा मैं, उसको क्या कहूँगा मैं, प्लस ई इफेक्ट। और यदि अभिकर्मक इस जगह पे जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में उसको क्या कहूँगा, उसको क्या कहूँगा, अगर यहाँ जैसे नेगेटिव है तो अभिकर्मक के ऊपर कौन सा चार्जेस आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये यहाँ पर जुड़ पाएगा, तो इसको क्या कहूँगा मैं, प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और अगर ये हो जाए कि ये सी डबल बॉन्ड सी और ये लिखा मैंने सी और ये पॉजिटिव चार्ज और ये सिंगल बॉन्ड और ये सी नेगेटिव चार्ज और ये, अब यहाँ पर अभिकर्मक जो है अटैक कहाँ पर कर रहा है, इस जगह पर कर रहा है, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो जो इस कार्बन पर अटैक करेगा उस अभिकर्मक के पास कौन सा चार्जेस होगा भैया, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ही यहाँ पे अटैक कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कहूँगा, इसको माइनस ई इफेक्ट कहूँगा। कुल मिला के जैसे ये आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रखा है माइनस ई प्रभाव का, माइनस ई प्रभाव का एग्जाम्पल दे रखा है। माइनस ई प्रभाव में देखो ये साइनाइड जो है कहाँ पर जुड़ रहा है, कहाँ पर जुड़ेगा, वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर जो है पॉजिटिव, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट में कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर जाके जुड़ेगा। देखते हैं, देखो जिस पर अभिकर्मक जुड़ता है तो इसे प्लस ई प्रभाव कहते हैं। क्या बात करें अपनों ने अभी जस्ट यहाँ पे, यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जिस पर अभिकर्मक जुड़ता है तो इसे प्लस ई प्रभाव कहते हैं, और यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म उस प्रभाव से दूर स्थानांतरित होते हैं जिस पर कि अभिकर्मक जुड़ता है तो इसे माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, या फिर ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को मुड़े हुए तीर किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मुड़े हुए तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो उस स्थान से शुरू होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे हटा के यहाँ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं। अब देखो माइनस ई इफेक्ट, ए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, इस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या है, उस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको जो है यहाँ पर इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जा, ध्यान से देखते हैं। चलिए 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 चलिए, अब बात करते हैं इसके बारे में। माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई प्रभाव। ओके, यहाँ पर आपके पास में है ये सी, इसको इक्वेशन को सही कर लेना, सी डबल बॉन्ड सी और ये है आपके यहाँ पर जुड़ रहा है कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज स्पीशीज, तो माइनस चार्ज स्पीशीज अगर जुड़ रही है तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस ई प्रभाव होगा। बस सिंपल बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस वाला जो जुड़ेगा कहाँ पर जुड़ेगा बेटा, ये वाला जो है, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ चला गया तो ये जुड़ेगा कहाँ पर, इस जगह पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं, ये इस तरीके से शो कर सकते हैं सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये सी, और यहाँ पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पास आके कौन जुड़ गया, सी एन आके जुड़ गया, है ना, कौन आके जुड़ गया, सी एन आके जुड़ गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, जब ये हटा, मतलब समझना इसको, ये सी डबल बॉन्ड सी और ये ऐसे था, ये यहाँ पर आया तो क्या हो गया था अपने पास, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, और ये इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आके कौन जुड़ेगा, साइनाइड जुड़ेगा, सी एन जुड़ेगा। इसको ऐसे बता सकते हैं, सी एन जुड़ गया यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं अपन, चाहो तो यहाँ पर जो है जैसे ये सी एन जुड़ेगा और इसको आप ऐसे बता सकते हो, डायरेक्ट ऐसे जुड़ रहा है, ये सी एन जुड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो। अब जैसे कि आपके सामने प्लस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखना, ये सी डबल बॉन्ड सी और ये कौन आ रहा है यहाँ पर, H प्लस जुड़ने के लिए, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ रही तो प्लस ई इफेक्ट हो गया। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ पर जाएगा,
यहाँ पर जाएगा, नेगेटिव यहाँ है ना, पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो है ये C इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है सिंगल बॉन्ड रह गया, ये C नेगेटिव चार्ज, और ये है। अब यहाँ पर कौन आएगा, हाइड्रोजन जैसे जो जुड़ने आएगा तो ये H प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हुआ इसमें, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। इसमें आप जो है इसको ऐसे लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा, ये C पॉजिटिव चार्ज और ये C और ये H जुड़ गया, और ये इस तरीके से इसमें आप ऐसे लिखिएगा, ये C माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड C और ये Cn, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट हो गया। अब आगे बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करें अब अपन, मेसोमेरिक प्रभाव के बारे में बात करें। आराम से पढ़िएगा और धीरे धीरे पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, मेसोमेरिक प्रभाव कहो या अनुनाद प्रभाव। ध्यान से देखना, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। अनुनाद अलग चीज़ है, अनुनाद प्रभाव अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। अनुनाद अलग है, अनुनाद प्रभाव अलग है। तो अपन पढ़ रहे अपन अनुनाद प्रभाव। तो जैसे कि अपनों ने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, वो अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। अब अनुनाद प्रभाव क्या है, वो सेल्फ है, मतलब आपके अब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब टीचर आए या नहीं आए, घर पर माँ बाप टोके या नहीं टोके, हम खुद ही पढ़ लेंगे, एक तरह से ये है। तो देखो यहाँ पर क्या, कोई अभिकर्मक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सा अनुनाद इफेक्ट हो रहा है, रिजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये NH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये CH और ये O लिखा मैंने। ओके, क्या हो रहा है, रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए ये वाला एरो लगाते हैं। ये वाला लोन पेयर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर लिखा आप लोगों ने ये CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O और ये माइनस हो गया। ये है कौन सा प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। ये भी दो प्रकार से होता है, -M और +M इफेक्ट, अलग अलग कंडीशन में होता है। चलो पढ़ लेते हैं मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। तो मेसोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान ही होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहते हैं एकांकी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। किंतु यह एक स्थायी प्रभाव है और अणु में उस समय भी कार्य करता है जब उसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। जैसे निम्न एमिनो एल्डिहाइड में मेसोमेरिक प्रभाव के कारण पाई इलेक्ट्रॉन युग्म व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हो जाते हैं। ये कंडीशन होती है बेटा। ओके, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ स्थानांतरित हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर स्थानांतरित हुआ। मेसोमेरिक प्रभाव को जो मुड़े हुए तीर, इसको भी कैसे प्रदर्शित करते हैं, मुड़े हुए तीर से के द्वारा तथा M प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी परमाणु से एकल बंध पर, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी परमाणु से एकल बंध पर हो सकता है, जैसे ये परमाणु से एकल बंध पर स्थानांतरित होते हैं, तथा द्विबंध से एकल बंध पर। ये द्विबंध से कहाँ पर हो रहा है, एकल बंध पर। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। आगे देखेंगे अपन, तो इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, जब इन चीज़ों को देखिए तो दोनों तरफ एक साथ देखोगे तो समझ में आएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी परमाणु पर होता है तो उसे क्या कहेंगे, -M प्रभाव। देखिए जब पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या लिखा, जब पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ पर होता है, किसी परमाणु पर होता है तो उसे क्या कहेंगे अपन, -M। किसी परमाणु पर होता है तो उसे -M। जैसे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी परमाणु पर हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, -M। और यदि पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु से एकल बंध पर हो रहा है, परमाणु से एकल बंध पर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, +M प्रभाव कहते हैं। जैसे एनिलीन में +M प्रभाव पाया जाता है। एनिलीन में कौन सा इफेक्ट पाया जाता है, +M प्रभाव पाया जाता है। बताते हैं आपको कैसे होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं बेटा। क्या हो गया इसको,
चलिए यहाँ पे दे रखा है एनिलीन में कौन सा प्रभाव है, +m प्रभाव, और नाइट्रोबेंजीन अणु में -m या -r प्रभाव है। तो एनिलीन में क्या हो रहा है, देखना, ध्यान से देखना, समझना इसको, इस चीज़ को बेटा अच्छे से समझना। ये एनिलीन लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा मैंने NH2 नाइट्रोजन का ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ओके, बॉन्ड मैंने अरेंजमेंट ऐसे कर रखे हैं। चलो पहले जो है रिंग बना लेता हूँ पूरी। ये NH2, फिर रिंग बना लेता हूँ अगली, ये NH2, फिर ये रिंग बना ली मैंने अगली। देखिएगा बेटा, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला लोन पेयर चला गया यहाँ पर, तो अगली वाली कंडीशन में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दे दिया इसने। मेरी बात को समझ रहे हो। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों अपनी जगह पर है जो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज ने, नेगेटिव ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और ये बॉन्ड क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो गया। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा यहाँ पर, कि ये वाला जो नेगेटिव है ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड क्या बना लेगा, ये नेगेटिव बना लेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर पहले से है जो है ये, इस बॉन्ड ने क्या बना लिया, ये नेगेटिव बना लिया। बाकी जो पहले की स्थिति थी जो थी ये, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ आया, नेगेटिव बन गया। अब अगली, जैसे इनके बीच में ये चिन्ह होता है ना, ये वाला चिन्ह ध्यान रखना रिजोनेंस के लिए। ये वाला नेगेटिव यहाँ आया, इसको देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या, ये नेगेटिव यहाँ आया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे। ये लिया अपना नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से देखना, ये N O और ये O। ओके, अगली स्ट्रक्चर पहले बना ही लेता हूँ। चलो, ये अगली स्ट्रक्चर, ये इन सभी के बीच में ये तो रहता ही रहता है रिजोनेंस के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनोगे तो सही। चलो शुरुआत करें। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब यहाँ से शुरुआत हुई कहानी की। बॉन्ड घुमाना आना चाहिए इसमें, अपने आप आपको सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा, नाइट्रोबेंजीन में कौन सा देख रहे हैं, -m प्रभाव, और यहाँ पर क्या देखा था, +m प्रभाव देखा था। यहाँ पर देख रहे हैं -m प्रभाव। -m प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ पे हो रहा है, द्विबंध से किसी परमाणु पर हो रहा है, और यहाँ पर परमाणु से किसी एकल बंध पर हो रहा है। चलो, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, ध्यान से सुनना। तो 2 तो लोन पेयर है ये, एक और ये आ जाएगा तो तीसरा लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, तीसरा लोन पेयर बन जाएगा। और ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये लिखा मैंने N, और ये है O, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये O, और ये 2 लोन पेयर तो पहले थे, तो 1 और ये 2 लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, और ये आ गया। मतलब इस पे ऊपर कौन सा चार्ज लग गया, नेगेटिव चार्ज लग गया, है ना। तीसरा लोन पेयर आ गया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी ये यहाँ पे आ गया, मेरी बात को समझना। तो ये यहाँ पर रह गया, ये यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया। अब आगे तो ऐसा कैसा बिल्कुल नकल मारना है अपने को। ये डबल बॉन्ड, ये N, ये O, और ये ऑक्सीजन, और 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखिएगा,
ये जो है अगली स्टेप में क्या हो रहा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना लिया, ये बॉन्ड यहाँ बना लिया, ये यहाँ पर रह गया। अगली स्टेप में क्या किया आप लोगों ने, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया, डबल बॉन्ड N लिखा, और ये O, और ये डबल बॉन्ड, ये O, ये 3 लोन पेयर, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट हो गया, -M इफेक्ट, एनिलीन में कौन सा हो गया, +M इफेक्ट, ये होता है। आगे बढ़े, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन मज़े से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आए समझिएगा। तो आज अपनों ने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ी, शुरुआत से वापस बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है, ये सारे जो हैं आप कहाँ पर देखोगे, पुराना वीडियो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें जाके ये सारी चीज़ें देखोगे कि इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारी चीज़ें करवा रखी मैंने। ठीक है, फिर ये भी सारा करवा रखा है, फिर ये भी सारा करवा रखा है। अभी किसकी बात हुई, आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इन क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, श्रृंखला, स्थिति, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है, इनके बारे में अपनों ने बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार तरीके से डिस्कशन करी। ओके, तो ये पढ़ा अपनों ने, श्रृंखला समावयवता क्या होती है, समझ में आ रहा ना, श्रृंखला समावयवता क्या होती है। फिर अपनों ने बात करी स्थिति समावयवता क्या होती है, इसके बारे में बात करी, स्थिति समावयवता हुई, उसके बारे में बाद में उन्होंने प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बात करी, +I और -I इफेक्ट देखा अपनों ने, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इन प्रेरणिक प्रभाव को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, तो -I और +I इफेक्ट देखा। ठीक है, फिर अपनों ने बात करी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक के बारे में, फिर अपनों ने बात करी बेटा न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के बारे में, फिर बाद में बात करी क्रियात्मक समावयवता और मध्यावस्था समावयवता या मध्यावयवता समावयवता भी कहो तो भी चलेगा, ये एग्जाम्पल है। ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, +E और -E, पूरी तरह से अच्छी तरह समझाया। फिर अपनों ने बात करी मेसोमेरिक प्रभाव के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट। तो कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, साथियों को शेयर कीजिएगा, मज़ा आएगा। सारी के सारी यूनिटें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा मैं तैयार रहूँगा आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।